उत्साह, उमंग और मस्ती के त्योहार जन्माष्टमी पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप, आपको, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो त्योहार है जिस दिन वाकई में है ना, होली के अलावा अगर सबसे ज़्यादा मस्ती में, उमंग में, उत्साह में लोग रहते हैं तो मतलब ये ऐसा त्योहार है जो यूथ और यंगस्टर्स का भी है। बिल्कुल, दही हांडी और क्या क्या नहीं होता है। करेक्ट सर। और दूसरी ओर जो बुजुर्ग लोग हैं वो उपवास करते हैं और कृष्ण भगवान के जन्म के आगमन का इंतजार करते हैं। तो मतलब एक ऐसा त्योहार है जो पूरा ऊर्जा भर देता है। एब्सोल्युटली सर। और आज सुबह आते आते दिख रही थी हर जगह प्रिपरेशंस भी चल रही थी, पूरा शहर पूरा डेक्टअप है आज त्योहार। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ना आज बोल रहे थे आज ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, ठीक है, शाम को मिलते हैं, आज करेंगे लंबा वीकेंड है कहा जा रहा है। अरे मैंने कहा भाई कौन सा लंबा वीकेंड, किधर है? ये ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ राखी के दिन छुट्टी नहीं होती। ये ऐसा हिंदुस्तान है जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुट्टी नहीं होती। अगर किसी को लगता हो मैं छुट्टियों का बहुत वकालत कर रहा हूँ और काम करने का इरादा कम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे तो किसी सैटरडे के दिन मार्केट खोल लें, हम आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ऐसे त्योहार जो हमारे देश के हैं, हमारे अपने हैं और जिसे सारे समुदाय मिलकर मनाते हैं, कम से कम उन दिन तो बाजारों में छुट्टी होनी चाहिए। अगर आप कृष्ण जन्मोत्सव न मना पाए, अगर आप राखी ढंग से न मना पाए, तो फिर क्या फायदा है? और हमारी तो मजबूरी है, अगर मार्केट खुले रहेंगे तो आना ही पड़ेगा। और लगता है कि रेगुलेटर्स को, एक्सचेंजेस को कि भाई नहीं, इतने मार्केट हॉलीडे नहीं होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन, किसी एक वीकेंड पे एक्स्ट्रा खोल दें, कोई मना नहीं करेगा काम करने के। और बोल के खोलेंगे ये जन्माष्टमी की वजह से आज शुक्रवार को नहीं शनिवार को बाजार खुले रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आते हैं ना दिवाली के दिन भी मुहूर्त ट्रेडिंग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कायदे से दिवाली के दिन नहीं खुलने चाहिए। मुहूर्त ट्रेडिंग की आपने परंपरा में अच्छी बात है त्योहार के दिन। सो आई थिंक इस पर थोड़ा विस्तार से सोच विचार करना चाहिए। त्योहारों को मनाने का हमारा हक है जी सर, हमारा अधिकार है, जो हमसे कोई ना छीने तो बेहतर है। बिल्कुल सर। पर चलिए आज काम तो करना है। वैसे अगर कोई लिस्टेड क्रेन ऑपरेटर का स्टॉक होता तो आज के दिन खरीदने में मजा आता। हर जगह हर कोने पर एक क्रेन आपको दिखेगी आज खड़ी हुई। नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे गोविंदा हैं थोड़ा सा सावधानी से मनाएं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, दीप, एक किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया था। उन्होंने स्पेशली गोविंदा के लिए उन्होंने इंश्योरेंस कवरेज दिया। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 25-50 रुपए में। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस भी कंपनी ने किया उसको बधाई है। आई थिंक महाराष्ट्र सरकार, अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने किया। अच्छा, नहीं, उन्होंने क्या किया है, गोविंदास को स्पोर्ट्समैन का करार दे रहे हैं। अच्छा, उनको स्पोर्ट्समैन के पार रखते हैं और 10 लाख तक की एक इंश्योरेंस स्कीम भी वो लेकर। इंश्योरेंस लिया, इसका मतलब नहीं कि इंश्योरेंस क्लेम लेना ही है। तो बहुत सावधानी से बनाएं। ये अपने आप में एक बड़ी आर्ट है। किस तरह से आप पिरामिड बनाते हैं, 9-9, 10-10 फ्लोर के भी बनते हैं। बिल्कुल सर। जितनी बड़ी दही अंडी उतना बड़ा इनाम और उतनी बड़ी पिरामिड्स बनती है। लेकिन सावधानी के साथ करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने सारे इन चीज़ों को, लेकिन पूरे उत्साह उमंग जोश से मनाएं। हम यहाँ पर जोश में कमी नहीं आने देंगे, आप बाहर जोश में कमी ना आने दें। एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, त्योहार का सीजन है और ढेरों शुभकामनाएं सभी को। आइए सर, एक बार मार्केट पर भी नजर डालते हैं। त्योहार पर तो फोकस है, बट आज के लिए मार्केट का फोकस कहाँ पर रहेगा? मार्केट का फोकस ट्रिगर अमेरिका से ठीक है जी, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। कमजोर शुरुआत हुई, जैसे कि उम्मीद थी, आशंका थी। कल सीमित दायरे में डाउ फ्यूचर्स है और उसके बाद सुधर भी गए। सुधर के वहीं के वहीं बंद हो गए, जहाँ खुले थे या जहाँ परसों बंद हुए थे वहीं कल बंद हुए। तो कोई खास फर्क है नहीं। SGX निफ्टी भी सुस्त है, हल्की फुल्की कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में है। कोई खास वहाँ पर भी बदलाव नहीं हो रहा है। कच्चे तेल में भी उछाल है, थोड़ा सा $2 बढ़ा है 3%। यहाँ थोड़ी सी चिंता है कि कच्चा तेल वापस से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चिंता नहीं है, मतलब नजर है मेरी। और बाकी कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स जो थोड़ा घटाया है, उसका थोड़ा असर स्टॉक्स पर दिखेगा। आई थिंक ONGC ऑयल इंडिया के लिए थोड़ा ठीक है, RIL के लिए हल्का सा नेगेटिव समझ लिया, न्यूट्रल समझ लिया बस। बट डीजल पे बढ़ा दिया है, ETF पे बढ़ा दिया है, डीजल और दोनों ETF पे बढ़ाया। एक अच्छा किया है, एक बढ़ा, एक काटा, एक बढ़ाया। तो चलिए, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक्शन तो सर, अब मतलब एक्शन वर्ड कल के लिए तो यूज नहीं होता है, बट ठीक ठाक मूव आई। मतलब 200 पॉइंट की रेंज में सर पूरा दिन डाउन ने निकाला है, कुछ बड़ी मूव नहीं आई। एंड में थोड़ी रिकवरी आती हुई देखी, 150 पॉइंट निचले सर से रिकवर हुआ, बट बहुत ही सीमित दायरे में डाउ पर कारोबार देखा। 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़े कंसोलिडेशन, उसके जिम्मेदार हम हैं।
अच्छा, हाँ, क्योंकि हम भी थोड़ा हमने 100 पॉइंट में ही निकाला दिन भर निफ्टी, तो डाउ भी तो हमें देख के कर रहा है आजकल। ये कोरिलेशन है, बिल्कुल क्या पता कोरिलेशन आगे चलते चलते है ना, यू नेवर नो। देखो अमेरिका में बहुत सारे इंडियन फंड मैनेजर बैठे हैं, बिल्कुल। और अगर हर रोज ऐसा होने लगे, हर रोज से मेरा मतलब है कि सब हफ्ते में 5 दिन है, 5 में से 3 या 4 दिन में इंडियन मार्केट परफेक्ट कोरिलेशन दिखाए कि जैसा हमारा ट्रेडिंग सेशन है वैसा ही अमेरिका हो, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है अमेरिका वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हमें ही फॉलो करना शुरू कर दें। बिल्कुल, मतलब भले इच्छा से नहीं, हाँ, लेकिन डेटा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि जैसे इंडियन मार्केट होता है हमारा भी नेक्स्ट डे वैसे ही होता है। चलो इन्हीं को ट्रैक किया जाए, आज हम उन्हें देखते हैं। देखो त्योहार के अच्छे दिन, अच्छी बात आ रही है मुंह पर, तो आ जाते दिन, बढ़िया बात है। तो क्या बड़ी बात है। 2 महीने पहले एक जो बड़ी बात करी थी वो, और आज सो आई थिंक दीप ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात। और अच्छा, ये दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है ना, ये तो अगर आप डेटा में डाल के देखेंगे, अगर आप कोरिलेशन बनाएंगे तो आपको परफेक्ट कोरिलेशन बनता हुआ नजर आएगा जी। तो हम सीमित दायरे में थे, अमेरिका के मार्केट भी 200 पॉइंट की रेंज में, हम 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पर कल टाइम पास करके बंद हो गए। हाँ, लेकिन कल ये जरूर है कि हमारे यहाँ बैंक निफ्टी ने कल अच्छा ब्रेकआउट दिया। एनीवे, उस पर हम आएंगे, लेकिन क्योंकि पहले आपने अमेरिका की बात की, तो अमेरिकी बाजारों से आप मार्केट के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो कोई खास समस्या नहीं है, बिल्कुल वही बंद हुए जैसे हम बंद हुए, तो 25 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स देख रहे थे, लगभग उतना ही बंद हुए, वो सारा है। और डाउ फ्यूचर्स थोड़े से 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा जो इंटरनल से वो उतने अच्छे नहीं है आज। एक, कच्चा तेल आपका 3% बढ़ा है, $96 के ऊपर है, जो कि चिंता की बात नहीं, लेकिन अच्छा तो नहीं, पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स आपका 1 पॉइंट फिर से बढ़ के आया, 105.50 से 106.50 के आसपास आ गया। बॉन्ड यील्ड्स हल्के से, आप कह सकते हैं स्टेबल या थोड़े से ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमारे यहाँ महंगाई का आंकड़ा लगातार गिरा है, 6.71% आया है, लेकिन और कहीं गिरता अभी नजर नहीं आ रहा। अमेरिका में गिरा, लेकिन ब्रिटेन में कल फिर से महंगाई के आंकड़े जो आए वो 8.9% के आसपास, 9% के आसपास ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। यूरोप में ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, पूरा यूरोप का है, पूरा यूरोप का 8.9 ऑल टाइम हाई है। सो वहाँ अभी भी कोई ठंडा होता नहीं दिख रहा है। एनर्जी के प्राइसेस उन पर बड़ी मार पड़ रहा है। अभी अपने लग भी रहा है कि चलो थोड़ा एनर्जी प्राइसेस कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल गैस के दाम, लेकिन गैस के दाम वापस बढ़ गए। और जो अगर गैस पेट्रोल के दाम बढ़ते तो उसका जो इफेक्ट होता है बाकी सारी कमोडिटीज पे, बाकी सारी चीजों पे, महंगाई पर, वो यूरोप में साफ दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कोई बहुत ऐसे कूद फांद वाले, अच्छी तेजी वाले ट्रिगर्स आज आपको नहीं है हफ्ते के आखिरी दिन। और ऐसा भी नहीं कि आप मुंह फुला के बैठ जाएं कि भाई अब तो क्या, कुछ तो हो नहीं रहा। सो आई थिंक मिले जुले ट्रिगर्स है, हल्के से नेगेटिव साइड पे 60% है, पॉजिटिव साइड पे 40% है, ऐसा समझ लो। इसलिए ग्लोबल संकेत आज के न्यूट्रल है इन सब के बीच में। तो देखते हैं अगर डाउ फ्यूचर्स कुछ कमाल करता है तो ठीक है दीप, नहीं तो हम भी सुस्ती रखेंगे। नीचे आएगा तो लेंगे, ऊपर आएगा तो देंगे। ये ग्लोबल संकेत है आपके, ये ग्लोबल। हाँ, क्रूड हमारा खराब है, बाकी डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, थोड़ा खराब है। मार्केट नीचे से रिकवर हो गया, वो ठीक है। और क्या, बस आज रिटेल सेल्स क्या नंबर आने यूके के आएंगे, यूएस के तो आ गए, यूके के तो ज्यादा हमें फर्क पड़ता है, बस ठीक है। तो ऐसा कोई आज बड़ा डेटा तो कोई आने वाला है नहीं। सो आई थिंक कल थोड़ा ये हाउसिंग डेटा आया था यूएस का, थोड़ा खराब है। हाँ, वो कैसे खराब डेटा है, खराब नहीं, बहुत खराब है। देखो एक चीज है दीप, 2 सेक्टर मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा इकोनॉमी में आपके लिए 2 सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे हमेशा नजर रखो कि इकोनॉमी अच्छी कर रही, खराब कर रही। एक है ऑटोमोबाइल और दूसरा है रियल एस्टेट। अब आप पूछेंगे क्यों? ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, इन 2 सेक्टर में अगर तेजी है तो इनकी तेजी के साथ साथ 50 और सेक्टर में तेजी हो जाती है। सर, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो स्टील, प्लास्टिक, टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, टायर, ये वो, ऑटो इंडस्ट्री, जो साथ में ना 50 इंडस्ट्री को लेके चलते हैं। रियल एस्टेट है, लेबर मार्केट, ठीक है। फिर आपके घर बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल नहीं लगता, मुझे बताओ। सीमेंट से लेके, स्टील से लेके, प्लास्टिक से लेके, ये वो, होम फर्निशिंग। तो ये 2 इंडस्ट्री अगर मजबूत रहती है ना, तो ये 2 इंडस्ट्री हमेशा आपको इकोनॉमी की, किसी आपको इकोनॉमिस्ट को, मुझे, किसी को सुनने देखने की जरूरत नहीं, इन 2 इंडस्ट्री का फील ले लीजिए आप। राइट सर। अगर गाड़ियां बिक रही, घर बिक रहे ना, इकोनॉमी खराब है ही नहीं। राइट। और कोई कितने अच्छा बोले कि ये जीडीपी ग्रोथ का नंबर और वो नंबर, सब छोड़ दीजिए। अगर गाड़ियां नहीं बिक रही, घर नहीं बिक रहे, मतलब मामला ढीला है। बहुत सिंपल था, बेसिक नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि अब आप कोई ऐसा
शो देख रहे हैं आप, वही बड़ी बात है। कौन सा बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ लेंगे मेरे बोलने पे, है ना। सो इसलिए एक ये बेसिक फॉर्मूला बना लें। इस बेसिक फॉर्मूला से फिर आगे और आपको जितनी रिसर्च करनी, जितनी पढ़ाई करनी कर ले। सो उस हिसाब से आप देखेंगे तो अमेरिका के कल के जो घरों की बिक्री के आंकड़ा है बहुत ही खराब है। साल दर साल 20% घटी है, और ये भी तब जबकि पिछले साल हल्का फुल्का कोविड तो था इस वक्त, तो ऑलरेडी उस समय ऐसी कोई बहुत बड़ी बिक्री वाली बात तो नहीं थी। तो आई थिंक रियल एस्टेट मार्केट वहाँ का फिर से मंदी के संकेत दे रहा है थोड़े से, और ये संकेत अच्छे नहीं है। आई थिंक ये एक डेटा है जो वाकई में ध्यान में रखने वाली बात है। तो अमेरिका में, हाँ, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो वो भाई साहब गाड़ियों की जो लंबी लाइन लगी है। फोन ही आज मैं बता रहा था एक दिन आपको, पहले फोन इसलिए आते थे लोगों के कि डिस्काउंट दिलवा दो जी, अब फोन इसलिए आते हैं कि सर प्राइस वाइज तो जो ले ले गाड़ी जल्दी दे दे मिल जाए बस। हाँ, गाड़ी जल्दी दिलवा दो सर, 8 महीने की वेटिंग है, 2 महीने में हो जाएगा क्या। करेक्ट। हाँ, मतलब और एंड अक्रॉस मॉडल्स अक्रॉस कंपनीज हो रहा है, ऐसा नहीं एक दो के लिए। अब और उसमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो एक जमाना था ना जब आप वीकेंड्स पे मूवी देखने जाएं सारे थिएटर्स में, और एक साथ 4-5 ऐसी फिल्में हिट है, तो आप जो देखने गए पहली चॉइस उसकी टिकट फुल, दूसरी चॉइस उसकी भी फुल, तो फिर तीसरी चौथी अपने आप चल जाती है पिक्चर उनके साथ कि भाई ये आदमी आया तो कुछ तो देख के जाएगा। ये तो ठीक है, अब ऑनलाइन बुकिंग हो गई तो लोग सोच समझ के निकलते। पहले जाके थिएटर पे टिकट जब लेनी होती थी, बिल्कुल वहीं पे जाके आप विंडो पे लेते, तो वही वैसा हाल था। तो उस चक्कर में पिटी हुई फिल्में भी चल जाती है। अब आदमी आया, निकल के मूड बना के आया, फैमिली के साथ तो देख के ही जाएगा, तो जो है टिकट दे दे भाई, बैठते 3 घंटा हो के। सो वैसा हाल है। तो अभी गाड़ियों में भी ऐसा ही है, जो अच्छी वाली गाड़ियों की ज्यादा बुकिंग है तो दूसरी अपने आप बिक रही है। अब किसी को लेनी है, आज रिक्वायरमेंट है, मुझे आज गाड़ी खरीदनी है फॉर एग्जांपल, मैं 9 महीने इंतजार करूं? अगर मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को चेंज करनी है, मेरे को कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, तो ऐसे लोग तो कम है। जिनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी वो ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो फिर क्या करेंगे, भाई ठीक है कौन सी जल्दी मिल रही है, चाहिए गाड़ी तो, है ना। अगर रोज आपको बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना, छोड़ना, पिकअप करना, ये सारा, या ऑफिस आपको आना जाना, तो लेनी पड़ेगी ना, आप इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। तो इस चक्कर में दूसरी गाड़ियां भी बिक रही है, बढ़िया है, तेजी इसी को बोलते हैं। वैसा यहाँ से डिमांड वहाँ पे, हाँ, डिमांड शिफ्ट हो रही है एक से दूसरी कंपनी में। चलिए, अच्छा तेजी की बात निकली तो हमारे बाजार वैसे ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन में अच्छे मूड में रहे हैं। थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या हमारा कंसोलिडेशन भी अब आपको इन लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है? 2800 पॉइंट की रैली हो चुकी है बॉटम से। देखो, 2 चीजें दीप, एक तो ज्यादातर लोग पूछे कि अब 18,000 आ गया, पार नहीं हो रहा, बेच दें क्या, सब प्रॉफिट बुक कर लें क्या, वापस नीचे पता नहीं घूम जाएगा तो कैसे ही है। ये बात सही है, 15,200 पे कोई ये नहीं बोलता था घूमेगा एग्जैक्टली, वहाँ उस समय नीचे ही लगता था। 18,000 पे ये फीलिंग है, मेरा ये समझना जब तक ये फीलिंग है तब तक बहुत खराबी नहीं। करेक्ट। अब आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप अंदाज लगाकर बेच दें कि भाई हाँ ये मेरे हिसाब से टॉप हो गया और मुझे नहीं लगता, और अगर आगे के 200-300 पॉइंट या 500-600 पॉइंट अगर बढ़ भी जाए निफ्टी, तो मुझे कोई दिल में तकलीफ नहीं है। लेकिन वो मुझे पता, वो तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि हर आदमी को बेचना टॉप पर ही है। करेक्ट, है ना। और टॉप पे बेचने का कोई फॉर्मूला आज तक बना नहीं। उसका सिंपल तरीका ये, या तो आपने डिसाइड कर लिया ठीक है मेरा 18,000 आ गया, मैं बेचूंगा, मेरा खत्म, मैं प्रॉफिट लेके साइड में बैठ जाता हूँ, फिर जो 18,000 में ले रहा है, इतनी रिस्क ले रहा है, जिस 2800 पॉइंट ऊपर, उसको भी कमाने दो लाइफ में। करेक्ट, सारा धन अपने को चाहिए। तो वो एक तरीका है आपका। दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने अनुभव किया है, वो ये कि जब तक संकेत रिवर्सल का ना आए तब तक नहीं बेचना है। कौन कह सकता था 15,200 से चलता हुआ मार्केट 16 पे नहीं रुकेगा, या 17 पे नहीं रुकेगा, या 18 पे नहीं रुकेगा, किसको पता है। करेक्ट सर। तो तरीका सिंपल है, जो ट्रेंड है उसको ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपको रिवर्सल का इंतजार करना है। ठीक है, रिवर्सल जहां होगा वहां से इंतजार। अब आपको बता दूं, पहली चीज, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एकदम डे ट्रेडर हैं, तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया 17,800, यहां से 150 पॉइंट नीचे। अगर आज 17,800 के नीचे बंद होता है, थैंक यू। डे ट्रेडर्स मतलब एक दिन के लिए BTST टाइप करने वाले, उनको 17,800 का स्टॉप लॉस रखना है, नोट कर लेना अच्छे से। पोजिशनल ट्रेडर्स, उनके लिए स्टॉप लॉस हो गया है 17,650 का। 650, ठीक है, 300 पॉइंट। इन्वेस्टर्स 17,500। ओके, 17,500 के नीचे बंद होगा तो ऊपर के 400-500 पॉइंट आपके जाएंगे। मान के रखना आप टॉप में नहीं बेचे, ऊपर के 2-3% आपको छोड़ने पड़ेंगे, नीचे के 2-3% छोड़ने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम मैं बताता हूँ दीप, हर आदमी ऊपर के नीचे के 2-3% छोड़ने को तैयार है, लेकिन समस्या एक ही जगह है। नीचे के 3% में जो भाव में आपको स्टॉक खरीदने को मिलता है उस समय पैनिक में मिलता है, अनाप शनाप भाव में मिलता है। जैसे 3% सुधरने के बाद तो वो भाव मिलेंगे, सेम आखिर के 3% की जो तेजी होती है ना, उसमें स्टॉक अनाप शनाप बढ़ते हैं। और इसलिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं छोड़ कैसे दूं वाले। बढ़ेगा इंडेक्स 3%, लेकिन स्टॉक 10-15% बढ़ जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स में आपको एग्जैक्टली। और लास्ट के जो 500 पॉइंट निफ्टी घटता है 3%, उसमें घटेगा 3% निफ्टी, लेकिन स्टॉक 15-20% घटता है। और इसीलिए लोगों की माइंड सेट ये होती है कि मैं टाइम करूं, और वो गलत नहीं है। करेक्ट, वो गलत नहीं है। सो बट वो परफेक्ट स्किल्स आना हर एक के बस की बात नहीं। इसलिए अपने इंडेक्स के हिसाब से जो बात करें, 17,500 के नीचे जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन छूटनी चाहिए। 17,650 के नीचे पोजिशनल ट्रेड्स जो आपने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो कम कर दिए। 17,800 के नीचे दिन की पोजीशन। बाकी जो आप तेजी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब तक चल रहा है चलने दीजिए। ये अपना तरीका है, मेरे को ये समझ में आता है। आपको इससे बेहतर कोई और तरीका लगता है, बिल्कुल वो फॉलो कीजिए, अपने कन्विक्शन से कीजिए। और कोई बहुत बढ़िया टाइम टेस्टेड फोरम मुझे भी बताओ, मैं सीखने को तैयार हूं। हाँ, आपने कोई टेंशन नहीं है, कभी भी कोई भी सिखा सकता है। करेक्ट। और आपने तो हमेशा कहा ही है सीखना है, ओपन रहो। हाँ, मतलब सबसे कोशिश करता हूँ कि जहां से अपने को कोई अच्छी चीज मिल जाए। सो ये तरीके से अभी चलिए, बाकी और कोई टेंशन नहीं। तो चलिए, आशा आपको क्लैरिटी मिल गई है अगर किस तरह के ट्रेड हैं आपके और कैसी पोजीशन संभालनी है। आइए आज का सेटअप समझे सर। हाँ, सेटअप बता देते हैं दीप आपको। ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल है, हमने विस्तार से डिस्कस किया। हाँ, एक और सेटअप है आज का एफआईएस का, बड़े दिनों बाद नेगेटिव आया है। करेक्ट। नेगेटिव से इसलिए नहीं आया कि आपका डेटा कैश मार्केट में बिकवाली का है 1700 करोड़ का। 2 ब्लॉक डील हुई थी कल। एक तो 4,000 करोड़ के आसपास की सोना कॉमस्टार की थी, 1,000 करोड़ की एम्बेसी की थी, तो करीबन 5,200 करोड़ के एफआईएस ने बेचे। इन डेटा में बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट कैश मार्केट के डेटा में हो सकते हैं। दोनों डील कैश मार्केट में हुई और दोनों कैश के स्टॉक्स हैं, एफएनओ के नहीं। लेकिन आज जो मेरी समस्या है दीप, वो सिर्फ यहाँ नहीं है। 1700 करोड़ का आपने इंडेक्स कैश मार्केट में बेचा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1650 करोड़ के इंडेक्स और 1430 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, ये भाई साहब ज्यादा बेच गए। 3,000 करोड़ की एफएनओ में डायरेक्शनल बिकवाली और 1700 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली, ये थोड़ी बड़ी है। राइट। सो आई थिंक थोड़ा सा उस हिसाब से आज बड़े दिनों बाद एफआईएस के डेटा नेगेटिव साइड पर आए, दोनों ही, कैश के भी और फ्यूचर्स के भी, और साइज भी अच्छी है। सो आई थिंक थोड़ा सा अब है ना 18,000 पार करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये वन डे वंडर है, एक ही दिन के लिए एफआईएस ने बेचा, कल फिर से आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आते हैं समझो, तो फिर 18,000 को पार करने में पसीना आएगा, फिर पसीना। तो आज ना मेरे को ग्लोबल सुस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और कोई चीज, क्रूड $2 बढ़ गया फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। आज सबसे बड़ा नेगेटिव डिप अगर कोई है, ये एफआईएस के डेटा है। और एफआईएस के डेटा में भी कैश के ज्यादा नहीं, फ्यूचर्स के। और एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। यस सर। पिछले कुछ दिनों में भारी भरकम ब्लॉक डील्स दिखी आपको। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देख लीजिए, मैक्स का 10,000 करोड़ से ज्यादा का देख लीजिए, और भी 4-5 सोना कॉमस्टार हुई है, छोटे मोटे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई है। अगर पॉजिटिव साइड पर आप देखेंगे तो यह है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स जो प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं या पीई फंड्स बेचना चाहते हैं या एफआईएस बेचना चाहते हैं, पूरी एपेटाइट है, लिया जा रहा है माल। नेगेटिव साइड पर देखें तो आपकी यही पैसे अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, क्योंकि डील तो सेकेंडरी है। तो ये मार्केट में स्क्रीन पर नहीं होकर किसी स्टॉक में जा रहे हैं, तो आपकी लिक्विडिटी सक करता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिक्विडिटी है ना, वो पूरा गेम माइंड का है। वो पैसा है ना, पानी की तरह है। करेक्ट। अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बताने की पानी को कोई डायरेक्शन देता है आपको किधर जाना है, आप निकल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं देता कि आपको किस तरफ बहना है। पता है रास्ता मिलेगा, सेम पैसा है, जहां पैसा बनेगा वहां लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मुझे लगता है कि अब आप देखिए वो सिरमा एसजीएस 30 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो अगर थोड़ा भी आईपीओ में ये वापस से आपको संकेत ये मिलेगा कि लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, अगर लोगों को ये भरोसा कि पैसा बन जाएगा। सो आई थिंक नजर रखनी है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक फ्लो आपका दूसरी तरफ निकल रहा है। और वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, बड़े लेवल के पास है और अगर फ्लो का सपोर्ट नहीं मिला तो थोड़ा रुकना पड़ सकता है, हल्का फुल्का करेक्शन आना पड़ सकता है। वो गलत भी नहीं है, 2800 पॉइंट एक तरफा बढ़ने के बाद अगर 400-500 पॉइंट आप घट जाएं
अच्छा ही होगा तो अच्छा है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि 17,500 आकर अगर 18,600 आए तो और भी बढ़िया। और बढ़िया है, मौका फिर से हाँ, मिलेगा। और नहीं आए तो और ज्यादा बढ़िया। तो मतलब नॉन स्टॉप चले वो तो होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। सो आई थिंक ये एक लिक्विडिटी पे अगले 1-2 दिनों तक हमें थोड़ा सा फोकस रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई लिक्विडिटी थोड़ी ठंडी सा होती कम हो रही है। ठीक है, ठीक क्लियर है है। तीसरा हमारा DIs DIs न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, FNO न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पे, सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी का सपोर्ट जोन जी छोटा दिया है एकदम, 17,825 17,850 25 पॉइंट की रेंज, ये सपोर्ट है। दीप, कल के सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। कल के सेशन में हमने परसों की रेंज को लगभग पूरा रेस्पेक्ट किया। परसों हमारा हाई था निफ्टी का 17,965, कल का हाई था 17,968, यानी कि एग्जैक्टली सेम। परसों का निफ्टी का लो था 17,833 और कल का लो था 17,852। सो 2 दिनों तक एग्जैक्टली सेम रेंज में रहे। अब आज इस रेंज को किसी एक तरफ तोड़े, 18,000 के पार निकल के टिक जाए, भरपूर तेजी, 17,800 के नीचे जाए, मामला सीरियस। क्लियर है, 200 पॉइंट की रेंज में फुटबॉल खेलने दो, इधर से उधर गोल नहीं होगा। मिडफील्ड में ही खेलते रहेंगे। तो गोल 17,800 के नीचे होगा, 18,000 के ऊपर होगा। ये बस 2 चीज दिमाग में फिट कर लो आज। 17,800 के नीचे बंद होंगे, खराब हो जाएंगे, 18,000 के ऊपर बंद होंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। नहीं तो भी वैसे तो बढ़िया ही, वैसे तो बढ़िया है। ठीक है, अंडरस्टूड। हायर साइड पे नहीं, अच्छा 17,825 850 ये पहली सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे 17,700 775 की रेंज है, जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। और अगर इस रेंज में गलती से पहुंचे, बिना किसी का इन्विटेशन का इंतजार किए आपको खरीदना है। ऊपर 17,975 18,050 कली की रेंज है, आज भी वही दी है। 18,100 175 कली की रेंज है, आज ही वही दी है। तो कल की रेंज में अप साइड में कोई बदलाव नहीं। कैसे होगा? 12 पॉइंट तो ऊपर बंद हुआ, निफ्टी लगभग सेम लेवल पर बंद हुआ है। राइट सर। बैंक निफ्टी 39,250 39,450 39,250 39,450 पहला सपोर्ट रेंजर, यहीं पर खरीद लेना है अगर नीचे आए तो। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और बैंक निफ्टी जब मजबूत होता है तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, कम से कम 2 दिन के लिए होता है। शुरू होता है तो फिर हाँ, 2 दिन तो कम से कम रहता है। तो यहाँ खरीदना है। गलती से नीचे आ जाए, आएगा नहीं, 39,050 39,200 ब्लाइंड बाय जोन है, जहां पर खरीदारी होगी। ऊपर 39,700 का हाई हमने कल बनाया, मैं उम्मीद करता हूं उसको पार करेंगे। फिर 850 950 पहली रुकावट की रेंज है, इसको पार करके निकले तो 40,050 से लेकर 40,150 की रेंज होगी, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। अब आइए दिन के सपोर्ट लेवल बताओ। 17,965 पर 955 पर आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट है दीप 17,900, उसके बाद 17,850 और 825, ये छोटे लेवल्स हैं। 800 से 775 मीडियम लेवल है, 725 से 700 फाइनल लेवल है। इससे ज़्यादा की कमजोरी दिखती नहीं है निफ्टी में। हाइट साइड पर 17,975 2 दिन से पार नहीं कर पा रहे हैं। पहला और छोटा लेवल 17,975 18,000 का है। इसके ऊपर 18,050 18,100 125 175 और 200 हैं, जो आपके लिए लेवल्स ध्यान में रखने वाले हैं। बैंक निफ्टी 39,650 पर आप बंद हुए। पहला सपोर्ट आपका बनता है 39,575 का, दूसरा 475 का, ये 2 छोटे लेवल है। मीडियम लेवल 39,325 250 और 200 के हैं। इसके नीचे की मंदी दिखती नहीं है। 39,125 39,050 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर आपके लिए बैंक निफ्टी पर। 39,650 के ऊपर के जो रुकावट के लेवल है, 700 कल का हाई और 750 2 एकदम छोटे लेवल है। 850 और 950 मीडियम लेवल है। फिर अगर हम पार निकले 40,000 के तो 40,050 150 और 40,200 तक की यात्रा करेंगे। ये ऊपर के लेवल दीपक। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। देखते हैं इन लेवल्स को बाजार टच करते हैं कि नहीं। कल थोड़ा हल्के हुए हैं सर, एफआईएस की पोजीशन, पीसीआर में भी हल्की गिरावट हुई, बट इतना बड़ा एक्शन वहां पर दिखा नहीं सर। थोड़े से 58 से 53% आई है, क्योंकि जो हम बता रहे थे कि 1650 करोड़ के इंडेक्स बेचे, उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो ज्यादा कम हुआ नहीं, क्योंकि आखिरी घंटे में वापस से रिकवरी आकर हम ठीक ठाक बंद हो गए। नहीं तो दिन में एक बार तो दीप है ना, पुट कॉल रेशियो 1.06 आ गया था, जो कंफर्टेबल हो गया। लेकिन बंद होते होते इतना कंफर्टेबल नहीं है। ये हायर साइड पर, इसलिए आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी ही दिखेगी। आज भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब खुलते ही आ जाए या बाद में आए, वो एक अलग बात है, बट आएगी पक्का। पुट कॉल रेशियो 1.36 का हायर साइड पर है। विक्स 2% घटा है, ठीक है, कंफर्टेबल है। अब आइए स्टॉप लॉसेस इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग के लिए। जो डेट है, एक ही स्टॉप लॉस 17,800। ओके, जो अभी अपने सुबह क्या है, सुबह तो अभी बात ये थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो 17,800। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे का मैंने छोटा किया है 39,450 का।
अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है 39,250 रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है कि आपको कितना बड़ा लगाना है। क्लोजिंग 39,250 है अभी, जो 400 पॉइंट दूर है, क्लोजिंग यही रखना है। मंडे से बदलेगा, ऊपर आएगा, लेकिन अभी यही रखना है। शॉर्ट साइड पर जो कल निफ्टी का स्टॉप लॉस दिया था वही सेम आज है। इंट्राडे 18,050, क्लोजिंग 18,000। कल दोनों ही नहीं हुए आपके, आज भी यही है। बैंक निफ्टी कल इंट्राडे वाला आपको 39,600 का ट्रिगर हो गया होगा और क्लोजिंग वाला 39,500 का ट्रिगर हो गया। आपने शॉर्ट काट ली तो बढ़िया, नहीं काटे तो अब आज का नया लिख लो। हर रोज मैं तो ऊपर ऊपर का देता रहूंगा, आप किस दिन शॉर्ट काटेंगे आपकी मर्जी। 39,750 इंट्राडे, 39,650 क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब ये है 39,656 पे आप बंद हुए। आज फिर से ग्रीन में बंद होता तो आपको शॉर्ट नहीं रहना है, सिंपल सी बात ये। करेक्ट सर। इसलिए स्टॉप लॉस नहीं दिया जहाँ कल का है, सोचो। क्लोजिंग स्टॉप लॉस सेम ही दिया है, सेम ही दिया। ग्रीन में बंद रहा क्यों? वीकली क्लोजिंग है, रोज ऊपर बंद रहा, कितना जिद करेंगे भाई, काट लीजिए। ठीक है सर, चलिए। तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशन की स्टॉप लॉस। नई पोजीशन सर, निफ्टी खरीदे 17,775 17,850 की रेंज में, कल भी यही रेंज दी थी और डीप कल मार्केट ने ओबलाइज किया, एग्जैक्ट 17,852 से घुमा है। जो बाइंग रेंज देता हूँ ना वो ध्यान से रखिए। और जो है ना, जो लोग नए नए ट्रेडर्स हैं और जो सीखना चाहते हैं, उनको ये चीज सीखनी चाहिए कि जो ट्रेडिंग रेंज में जो हम सोच रहे हैं वहां आए तभी खरीदना है। और अगर आपने ये स्किल बना ली तो आप लाइफ लॉन्ग कभी नुकसान नहीं करेंगे, बड़ा नुकसान तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप आराम से ट्रेड करते हैं। इंपल्सिव ट्रेडर नहीं है फिर। यस सर। आप पेशेंस वाले ट्रेडर हैं कि मैं मेरी रेंज में आने पे ही खरीदूंगा, और वहां से आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप गलत लेवल पे एंटर करते हैं तो आप है ना नसीब का इंतजार कर रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ बढ़ जाएगा, और सही लेवल पे एंटर कर रहे हो तब भी नसीब तो चाहिए, लेकिन आपके लिए लक फैक्टर कम हो जाता है, स्किल फैक्टर बढ़ जाता है। करेक्ट सर। तो वो स्किल फैक्टर आपका 17,775 17,850 की रेंज में आने पर लेना चाहिए। 850 पे थोड़ा लीजिए, 825 पे भी ऐड कर सकते हैं, 775 पे और ऐड कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,700 का। स्टॉप लॉस में 20-25 पॉइंट की लीवे मैं आपको देता हूँ, चाहे तो आप 675 लगा ले, आपकी मर्जी से जैसा लगाना है। ठीक है, क्लियर है। टारगेट जो बनेंगे 17,900 950 दो छोटे टारगेट, 975 18,000 मीडियम टारगेट। इसके पार निकल गए अगर तो 18,050 100 125 तक के टारगेट बनते हैं खरीदने में। बेचने के बाद जो कल एग्रेसिव ट्रेडर्स का दिया था, बेचिए आप। स्टॉप लॉस 18,050 का, सेम आज भी वही है। ओके। 17,900 850 कल दो टारगेट ये मिले थे, आज भी मिलने चाहिए। 825 800 ये दो और टारगेट नीचे के बनते हैं। 17,775 17,725 और 17,700 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और ये भी बनानी चाहिए। कल भी याद है बोला था, करना चाहिए, मौका देगा बाजार। अगर आपको गैप से नीचे ना मिले करिए। करेक्ट। और कल मौका दिया। आज भी अगर गैप से नीचे ना खुले, मौका मिले, करना चाहिए, 100% करना चाहिए। देखो आज मैं बेचने के लिए मैं रीजन भी बता दूं, 18,000 पहाड़ है, ठीक है, FI ने बेचा है, कच्चा तेल ऊपर है, डाउ फ्यूचर सुस्त है, अमेरिका में ज्यादा। अगर आपको बेचना ही है, रीजन अच्छे है बेचने के, करेक्ट, तो आज पूरी कर लीजिए, आज सारे कर लीजिए, लेकिन 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ। बस साथ में दवा भी रखी है मेरा वैसा है, तो वो वाली चीज है। तो ये जरूर एक ट्रेड आप ले सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 39,200 से 39,450 की रेंज में। 450 500 पे पहली एंट्री मारिए, 250 पे थोड़ा लीजिए, 200 पे और लीजिए। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, 39,000 का मैं सोच समझ के दे रहा हूँ, यही लगाना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। नहीं कर सकते तो मत करिए। 39,500 575 दो छोटे टारगेट है, 650 700 मीडियम टारगेट है, 750 850 और 950 तीन बड़े टारगेट। दीप कल हमने बेचने की राय दी थी बैंक निफ्टी में, ठीक है, कि एग्रेसिव ट्रेडर्स को 39,600 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए, वो ट्रिगर हो गया। आज जिस हिसाब से कल 39,650 पे बंद हुआ है, मैं आज एग्रेसिव ट्रेडर्स को ठीक इस तरह से बेचने की राय नहीं दे रहा। अच्छा, रेंज में ही ऊपर ही बेचना है। और जनरली मैं जो सोचता हूँ कि 2 दिन बैंक निफ्टी, और निफ्टी शायद ज़्यादा इसलिए ना गिरे, बैंक निफ्टी बचाने की कोशिश करेगा। HDFC बैंक टाइप के स्टॉक बहुत मजबूत हो रहे हैं, वो बैंक निफ्टी को संभाल के रखेंगे। तो आपको बेचना है ऊपर में, और ये बेचने की रेंज है 39,950 से 39,150, इस 200 पॉइंट की रेंज में बेचना। आए तो ठीक, नहीं तो अपना क्या ले गया, ठीक है। और फिर भी किसी को बहुत ऐसा बेचने का बहुत मन ही है, तो कल का हाई का स्टॉप लॉस रखो। कल के हाई के ऊपर निकले, यानी कि 39,700 के ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट काट लेना, 700 लगा दो या 750 लगा दो, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। फिलहाल इस रेंज में ऊपर आए वहां बेचे, 40,200 का स्टॉप लॉस होगा। 39,850 750 और 703 छोटे टारगेट है, 39,650 500 और 450 तीन मीडियम टारगेट है,
39,250 और 39,200 के बड़े टारगेट अगर आ जाए तो। अच्छा, ये जो मैं इतना टारगेट देता हूँ, जरूरी नहीं कि ये टारगेट रोज आए, ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको हर एक लेवल पर आने पर आपको ये ध्यान रहे कि अब नेक्स्ट लेवल मेरा कौन सा है, या अगर वापस रिवर्स हो रहा है तो मेरे लिए लेवल कौन से काम के है। क्योंकि हमेशा ये तो होंगे नहीं कि मैं 3 लेवल दे दूँ वही आए, मार्केट है ऊपर नीचे कभी वो, और अगर हो गया उसमें बीच में तो फिर आपको पहले से हैंडी होना चाहिए बस। ठीक है सर। वायदा बाजार का डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स? हाँ, एक 17,900 मेक और ब्रेक है, फिर वही अपना फॉर्मूला दीप, 17,900 के नीचे से तेजी गिनना है, सॉरी मंदी गिनना है, और 18,000 के ऊपर से तेजी गिनना है। अब आज तेजी भी 18,000 के ऊपर से गिनना है, तो आप बंद हुए 955 पे, 45 पॉइंट बढ़ जाए तब तक आप न्यूट्रल ही हैं, 55 पॉइंट घट जाए तब तक आप न्यूट्रल है। 17,900 46 लाख शेयर पुट में है, 41 लाख शेयर कॉल्स में, वहां पर आने पर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग खरीदारी दिखेगी। 18,000 पर 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब मंथली सीरीज की शुरुआत हो रही है, डेटा थोड़े बेहतर है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ नहीं है, बेकार है, डेटा ही नहीं है। 10-11 लाख शेयर नॉट वर्थ कवरिंग, मेरे लेवल से नीचे के हैं। तो ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल्स बता ही चुके हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए बड़े लेवल्स पर नजर है और पूरा एक्शन आपके सामने। वायदा कारोबार का अपडेट, टाटा केमिकल्स बैन से बाहर आ गया है, तो आज सिर्फ बलरामपुर और डेल्टा बैन में रहेंगे, टाटा केमिकल्स बैन से बाहर है। आइए फिर खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर एक्शन आपको दिख सकता है ये भी जान लेते हैं। अरमान, कुशल और नुपुर हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग, पहले बताएं आज के लिए ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी, सबसे पहले ट्रिगर्स में फुटसी का सेमी एनुअल जो रिव्यू है उसका आज ऐलान होने वाला है। कुछ कंपनीज की एक्स डेट्स है डिविडेंड्स की, जिसमें पावर ग्रिड है, फाइनल डिविडेंड 2.25 का, भारत पेट्रोलियम है, फाइनल डिविडेंड 6 का, चंबल फर्टिलाइजर है, डिविडेंड 3 का, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, फाइनल डिविडेंड 10 का। ग्लोबल में अगर आप देखेंगे तो यूके का रिटेल सेल्स का जो है डेटा जुलाई महीने का वो भी आता दिखेगा। अंत में फिर ये एक अगर आप आईपीओ अपडेट है जो जिसका आज आखिरी दिन, कल आखिरी दिन है जो खत्म हो गया है, श्रीमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जिनका टोटल सब्सक्रिप्शन जो बढ़िया सब्सक्रिप्शन इनको मिलते हुए दिखा है 32.6x टाइम्स बढ़ते हुए दिखा है। वही रिटेल का हिस्सा 5.5 और क्यूआईबी का देखेंगे तो लगभग 88% पर आता हुआ दिखा है। और अगर एनआईआई की बात करेंगे तो वो भी लगभग 18x टाइम्स जो है वो बढ़कर आता हुआ दिखा है। खबरों में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर स्पेशली आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय ने क्रूड पर जो विंडफॉल टैक्स गेन है वो 17,750 प्रति टन से घटाकर 13,000 प्रति टन कर दिया है। उसी के साथ साथ डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए और एटीएफ एक्सपोर्ट पर 2 रुपए प्रति लीटर की जो ड्यूटी है वो भी लगाई है। पिरामल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 1 सितंबर को फार्मा कारोबार के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट है जो वो तय हो चुकी है। और अंत में जोमेटो पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो गुड़गांव में ब्लिंकिट ने पायलट बेसिस पर प्रिंटिंग सर्विसेज जो है वो शुरू करी है। और उसमें ये भी जो रिपोर्ट्स है उसमें ये भी बताया गया है कि 9 रुपए प्रति पेज ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के लिए और 19 रुपए प्रति पेज कलर पेज के लिए। उसी के साथ साथ हर ऑर्डर पे वो 25 रुपए जो डिलीवरी फीस है वो भी लेंगे। ओके, नए कारोबार में जा रहा है ब्लिंकिट, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिखी। प्रिंट आउट निकालेंगे, ये कैसा प्रिंट आउट सर्विसेज शुरू करी है उन्होंने। अच्छा, इसमें बताया भी है कि ब्लैक एंड व्हाइट पे पेपर पे इतना लेंगे और कलर्ड पे इतना लेंगे और साथ में डिलीवरी चार्जेस लेंगे 25 रुपए। अगर जैसे किसी को मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना है और बायोडाटा का प्रिंट निकालना है, घर पे प्रिंटर नहीं है, ऑफिस में निकालेंगे तो पता चल जाएगा। मैं आइडिया दे रहा हूँ बहुत लोगों को। 9 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। अरे भाई साहब, नौकरी लग रही है दीप। बड़ी है, 9 रुपए में क्या है। कलर वाला नहीं, कलर वाला कितना, 19.5 वाला। यस सर, 19 रुपए। 19 रुपए, और 25 रुपए डिलीवरी फीस भी उसमें। अच्छा, डिलीवरी फीस, कागज की डिलीवरी के 25 रुपए। यस सर, डिलीवरी फीस भी लिखी है 25 रुपए। वाह गजब। वो पुराना कहावत है, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला वैसा हाल है। तो 9 रुपए का प्रिंट आउट और 25 रुपए का कुरियर चार्जेस। एनीवे, बट इंटरेस्टिंग है। मतलब पॉइंट ये है कि लोग कहाँ कहाँ बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। पायलट बेसिस पे सर अभी, बट आई थिंक क्या है, वही वाली बात है कि अब आपके ऊपर है कि आपको वो प्रिंट आउट पास में नीचे गली में जाकर किसी से, आजकल तो सब लोग जितने जेरोक्स वाले सब लोग ये देते हैं, सब फैसिलिटी देते हैं, और मेरे ख्याल से पैसे भी बहुत कम लेते हैं। तो 5 रुपए में 4-5 रुपए से बल्क करो तो और भी सस्ता हो जाता है। ओके, आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ और खबरें। मॉर्निंग नुपुर, बताएं।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वोडाफोन एक रिपोर्ट आते दिखी, वहाँ पे जो वोडाफोन पीएलसी है उनका जो 21% हिस्सा है इंडस टावर में, वो अब जो कैनेडियन पेंशन फंड है वो खरीद सकती है। और आज के अगर भाव पे देखें, जो करंट मार्केट वैल्यू होती है वो करीबन 11,270 के करीब आती है। एनएचपीसी भी आज फोकस में है, क्योंकि जो नेपाल सरकार है उनके साथ कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जिन्हें वो डेवलप करेंगे। तो पॉजिटिव न्यूज़ आती दिख रही है वहाँ पे। बल्क डील से सोनाकॉम का कल से फोकस में, जो ब्लैकस्टोन ने अपना 13.5% स्टेक बेचा है, करीबन 8 करोड़ शेयर्स है 509 के भाव पे। उसमें जो खरीदार है उनकी लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे नाम है और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे नाम आते दिखे। कैपेसाइट भी आज फोकस में, क्योंकि न्यू क्वेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट ने 10 लाख शेयर 135 के भाव पे बेचे। और एम्बेसी रीट भी आज फोकस में, क्योंकि अमेरिकन बैलेंस फंड ने करीबन 3 करोड़ शेयर 357 के भाव पे बेचे। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है उन्होंने 1.1 करोड़ शेयर सेम भाव पे खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, और कल की जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी उसकी डिटेल्स भी आपके सामने आ गई हैं। आइए जानते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, बताइए क्या कहना है आज की ब्रोकरेजेस का। मॉर्निंग दीप। ब्रोकरेज में सबसे पहले टाटा मोटर्स, इनफैक्ट मैक्वेरी ने काफ़ी सारे ओईएम्स पर अपनी रिपोर्ट्स निकाली है। सबसे पहले टाटा मोटर्स 485 का मौजूदा भाव है, 503 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। साथ ही बजाज ऑटो पर इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 4119 के टारगेट्स दे रहे हैं। मारुति सुजुकी पर 9688 के टारगेट्स इनके आते हुए दिख रहे हैं। आउट परफॉर्म रेटिंग भी इसमें भी बरकरार रखी गई है। एंड महिंद्रा यहाँ पर भी मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 1386 रुपये के टारगेट्स ये दे रहे हैं। टीवीएस मोटर्स, इस पर नजर रखिए। जेफरीज और मैक्वेरी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है, जहां पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इनके टारगेट्स 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये इन्होंने कर दिए हैं। और ये मान रहे हैं कि आगे चलकर जो ईवी वॉल्यूम्स है कंपनी की वो बढ़ती हुई दिख सकती है। नंबर 3 प्लेयर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में 14% मार्केट शेयर के साथ। मैक्वेरी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 980 रुपये के लक्ष्य लगभग यहाँ पर ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 974 रुपये का है। एशियन पेंट्स आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, मैक्वेरी ने 3750 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड पर मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 2960 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर भी इन्होंने दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की राय आ रही है एवेन्यू सुपरमार्ट पर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए ये 4590 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव 4461 रुपये का है। और ये मान रहे हैं मौजूदा तो जो 294 स्टोर्स हैं Q1 FY23 में, इसको आगे चलकर स्केल अप करके 1500 स्टोर्स भी होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि आगे जो है कंपनी छोटे फॉर्मेट स्टोर्स हैदराबाद और मुंबई में एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह की मार्जिन्स ये ड्रॉ करते हुए नजर आते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पर सिटी की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 7100 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा और 6704 रुपये का है। ग्रेफाइट और एचईजी पर जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। जेफरीज ने टारगेट हालांकि कट किए हैं 565 से घटाकर 530 रुपये के। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड की जो प्राइसेस है ये Q1 FY23 में फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं और एनर्जी कॉस्ट यूरोप में अभी भी हायर साइड पर है। साथ ही एचईजी 1760 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर भी दे रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, मौजूद भाव 1325 रुपये का है। और अंत में ग्लैंड फार्मा पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 3200 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं। मौजूदा भाव 2400 रुपये का है। और ये मान रहे हैं कि एक्सपोर्ट डेटा जो है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और आगे चलकर H2 FY23 में नॉर्मलाइज रन रेट आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर आज है भरपूर एक्शन रहने वाला। रिपोर्ट्स तो अभी भी आ रही हैं, चिंता की बात नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते आगे और अब वक्त है मुलाकात करने का हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। और आज जन्माष्टमी का दिन है, तो आ रही है आपके लिए जन्माष्टमी पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी रंग बिरंगी तस्वीरें कहाँ देखने को मिलती है सर? कलरफुल एकदम स्क्रीन देखे हैं, बहुत बढ़िया, सब अलग अलग कलर में। और हाँ, थोड़े थोड़े सिद्धार्थ जी कॉपी कर रहे हैं हमारे जैसे होने की, मतलब कलर के मामले में। हम वैसे तो बाकी सब चीज़ों में तो बेहतर है, कलर के मामले में हमारे जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमांशु जी मेरे कलर के मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी आपके कलर को। ठीक है, कोशिश करते रहे, एक दिन कामयाबी मिलेगी। लेकिन तब तक सारे के सारे आप जो मुस्कुराते चेहरे हैं, आप सबको जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बंसल जी शुरुआत कीजिए।
जय श्री कृष्ण अनिल जी, जय श्री कृष्ण दीपांशु, सभी व्यूअर्स को भी एंड सारे पैनलिस्ट को भी। अनिल जी देखिए, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं दो जन्माष्टमी पिक्स निकाल के लाया हूँ। दो इसलिए लाया हूँ कि एक तो रिपीटेटिव है, कल भी हम लोगों ने दिया था। तो पहला तो खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर। अनिल जी बैंकिंग आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग ने सारे लेवल्स तोड़े हैं यार। बैंकिंग में अगर आप देखें, जो स्टॉक मई 2022 के हाइस के ऊपर निकले हैं, उन्होंने जैन फेब 2022 के हाइस को क्रैक करा है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़े अपमूव के लिए तैयार हो रहे हैं। 1870 का स्टॉप लॉस है। मैं तो एक ही टारगेट दे रहा हूं यहाँ 1960 का। बट मुझे लगता है जी इसी सीरीज में 2065 2070 के भाव भी कोटक महिंद्रा बैंक दिखाने का दमखम रखता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को मिस मत करें, इसको बाय एंड होल्ड करें। 1960 का मैंने यहाँ टारगेट दिया है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है 2065 2070 के टारगेट भी इसी सीरीज में देखने को मिले। और दूसरा एक खरीदारी की राय है, कैश काउंटर है हुडको। छोटा स्टॉक है, स्टॉक चला नहीं है, और इन छोटे मझोले स्टॉक्स का नहीं, एक सिंपल सा नियम होता है, बाय ऑन अ साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल ऑन अ साइकिल ऑफ एक्सपेंशन। तो साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे चल रहा है, साइकिल ऑफ एक्सपेंशन की कगार पर है। जिस भी दिन 20% 25% बढ़े बेचे, इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदे। 36.50 36.5 का स्टॉप लॉस है। 41.5 पहला टारगेट, 43 दूसरा टारगेट, और ये दो है मेरे जन्माष्टमी पे। तो बंसल जी, ये इतनी भारी भरकम थ्योरी आपने अब जो हमें इंग्लिश में समझाई, इसकी वजह क्या? कल बहुत पढ़ाई की या देर रात तक पार्टी कर रहे थे आप? नहीं अनिल जी देखिए, पार्टी नहीं कर रहा था। अनिल जी देखिए, थोड़ा बहुत संगत का भी असर होता है। मैं अनिल जी कई बार ना मुझे फील बैड होता है, आप कई सवाल ऐसे होते हैं जो सीधा कुणाल जी पे चले जाते हैं। तो मैं भी अनिल जी थोड़ा सा वर्क हार्ड कर रहा हूँ, अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुणाल जी थोड़ा सा ना भारी हो जाते हैं अंग्रेजी के मामले में, इसलिए कई सवाल उधर चले जाते हैं। तो उनको लेने के लिए अनिल जी मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत हमारे जमाने में तो अनिल जी देखिए, अनिल जी हमारे जमाने में तो वो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक आती थी, आजकल तो गूगल पे सब हो जाता है। करेक्ट। तो बस आपके इस प्रयासों में हमारा पूरा सहयोग, हमारा पूरी बेस्ट विशेज। जो आप फील हार्ड कर रहे हैं उसकी वजह हार्ड फील करें, और वर्क हार्ड जो कर रहे हैं उसकी जगह हार्ड वर्क करें। और कौन सा फील, क्या बोला? फील गुड जो कर रहे हैं, नहीं फील गुड नहीं, कुछ हाँ। तो थोड़ा सा आप कोशिश करते रहे, और अगर आप चाहें तो कुणाल जी के बजाय मैं आप ही से पूछा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी जय श्री कृष्ण आपको, जय श्री कृष्ण दीपांशु को, सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को अनिल जी मेरी ओर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और अनिल जी सबसे मेरी मनोकामना ये है कि अनिल जी जैसे बाल गोपाल की अनिल जी थोड़ी शरारतें सबको पसंद आती हैं, वैसे ही अनिल जी आप अपने जीवन में इसी तरह की शरारतें करते रहें, जैसे करते आए हैं वैसे करते रहें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें। तो अनिल जी ये शुभकामनाएं जन्माष्टमी में आप सभी को। अच्छा, ये विशेष दे रही मतलब या टांग खींचे, मतलब मैं शरारती हूँ? अच्छा, कहना तो यही चाह रहे। चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन मान लेता हूँ, जन्माष्टमी के दिन तो अलाउ है। जी कुणाल जी धन्यवाद। बिल्कुल हम ऐसे ही रहेंगे, कुछ बदलने वाला। अब क्या बदलेंगे? 52 साल की उम्र के बाद आपको लगता है बदलेंगे? अब तो कोई सवाल, मतलब मेरे से छोटे छोटे हिमांशु जी, सुमित जी तक बदलने को तैयार नहीं, इतने जहाँ जनरेशन गैप है, तो हम तो बदलने का कोई चांस ही नहीं है। जी सर बताएं आज की आपकी जन्माष्टमी पिक। नहीं अनिल जी आपको किसी कीमत पर नहीं बदलना है, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। थैंक यू सर। और अनिल जी 2 पिक्स मैं भी लाया हूं बंसल जी की टक्कर में। जी सबसे पहले खरीदारी करनी है आईटीसी में। आईटीसी में हमने जबरदस्त तेजी देखी, तो आईटीसी में मुझे लगता है कल भी अच्छा मोमेंटम था, कल एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है कि इस बार 320 322 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 320 के टारगेट से खरीदारी करें। आईटीसी में 312 रुपए 50 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में। दूसरी खरीदारी की राय है अनिल जी यूबीएल में, जिसमें एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट यूनाइटेड ब्रूवरीज में आता हुआ दिखाई पड़ा, तो यहां पर खरीदारी करें। 1687 का स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट 1745, दूसरा टारगेट 1760। तो यूबीएल और आईटीसी दोनों में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन पिक्स, दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं, 2-2 पिक्स दे रहे हैं। दीप मुझे बताइए, बाकी लोगों से लूं पिक किया, यही मुकाबला कर रहे थे, नंबर्स तो यहीं पे आ गए। ये लोग गलती से तो नहीं आ गया है? सिद्धार्थ जी आपको भी इनविटेशन आया तो था ना हमारे ऑफिस से शो के लिए? सिद्धार्थ जी अनम्यूट हो जाए, आप म्यूट है अभी।
नहीं अनिल जी, मैं म्यूट नहीं हूँ। अच्छा, सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ पाई। म्यूट नहीं रहता हूँ। हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका, सुप्रभात। बताएं सर, आपकी जन्माष्टमी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। जब जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो सबसे बड़ी फीलिंग जो होती है वो शांति और ठंड की फीलिंग होती है। वैसे ही ठंड की फीलिंग वाला स्टॉक लेके आया हूं और वो स्टॉक है वोल्टास, रूम एयर कंडीशनर का लीडर, 24% का मार्केट शेयर, स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रांग है, ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन होता है, तो वोल्टास पे खरीदारी की राय है। ठंड ही ठंड वोल्टास, टारगेट आपको रखना है 1090 का, एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट 1090 का, थोड़ा लंबा समय अगर दे तो 1318 का टारगेट आ सकता है। वोल्टास खरीदे, ये है आपके लिए जन्माष्टमी पिक। हिमांशु जी सुप्रभात, हरे कृष्णा, बताएं सर। हरे कृष्णा अनिल जी, हरे कृष्णा दीपांशु, हरे कृष्णा सभी व्यूअर्स और सभी कलीग्स को, सभी पैनलिस्ट्स को भी। अनिल जी, जन्माष्टमी के पिक पर ओकेजन पर जो मैं पिक लेकर आया था वो थी तो एक ही, और कोइंसिडेंटली थी कोटक महिंद्रा बैंक पर ही, जो कि अभी राकेश जी ने भी कवर की है। तो पहले तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही शानदार कल एक कंफर्मेशन आता हुआ नजर आया है कि एक यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन था वो बन चुका है, और कल के ब्रेकआउट के साथ ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में इस बैंक की तरफ से अब आउट परफॉर्मेंस बनते हुए नजर आ सकती है। तो पोजिशनल तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक मेरी तरफ से पहली आज जन्माष्टमी की खरीदारी की पिक है 2200 रुपए के टारगेट्स के लिए, और अगर चाहें तो 1800 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कोटक महिंद्रा बैंक रहेगी पहली पिक अनिल जी, क्योंकि ये पिक ऑलरेडी बंसल जी ने कवर की है, तो साथ ही साथ मैंने एक और पिक चुनी है जो कि कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और स्टॉक है अनिल जी केपीआर मिल्स। यहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट कल के सेशन में आता हुआ नजर आया, और मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक ब्रेकआउट दिखाने के लिए तैयार है। तो केपीआर मिल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 700 और 720 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं, और 570 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए केपीआर मिल्स, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। हम लगभग सबकी पसंद का स्टॉक ये रहा है, यहाँ खरीदारी करने की राय। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बताएं सर आपकी पिक। जय श्री कृष्ण अनिल जी एंड दीपांशु एंड सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स प्रेजेंट हो रहे हैं, मैंने जो स्टॉक आज चुना है वो 1 साल के नजरिए से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है हाल फिलहाल में। तो स्टॉक का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो मंथली स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। लगातार 8 सालों से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन नजर आ रहा था, एंड वो पर्टिकुलर ट्रायंगल अभी मुझे लग रहा है कहीं जाकर मैच्योर हो चुका है। जिस तरीके से पिछले महीने में एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन था ऑन द मंथली स्केल, अपने 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन हुआ था। तो ये काफी अच्छा एविडेंस है कि एक एलिवेटेड सपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, एक अच्छा बेस बन चुका है 105-110 के रेंज में। एंड जिस तरीके से एक फॉलो थ्रू एक्शन आई थी इस पर्टिकुलर महीने में, इसका जो मंथली RSI है वो 50 के ऊपर क्रॉस हो चुका है। तो ये काफी अच्छे संकेत होते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर कि मैच्योरिंग स्टेजेस पे है, और एक ब्रेकआउट 135 के ऊपर जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है स्टॉक 112-115 तक। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 104 तक ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड जो पोजिशनल टारगेट है पैटर्न के लिहाज से वो लगभग 170 के आसपास है, बट आई थिंक 135 के बाद मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है PFC को अपने पोर्टफोलियो में। ओके, तो बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 170 के टारगेट्स के लिए PFC पावर फाइनेंस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, इस पर रखेंगे नजर। आइए, कई सारे काउंटर्स हैं जो आपको आज खबरों के दम पर भी एक्शन में आते हुए दिखेंगे। पहले एक ONGC की चार्ट पर चेक ले लिया जाए। एक तो कच्चे तेल 3% बढ़े हैं दाम कल और आज के बीच में। दूसरा, कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल टैक्स गेन था वो घटा दिया गया है। बड़ी कटौती के लिए करीब 5,500 रुपये प्रति टन की कटौती यहाँ पर की गई है, पर डीजल और ATF पर बढ़ाया गया है। ONGC, इसका चार्ट जरा देखिए कुणाल जी, क्या राय बनती है? वैसे तो पिछले कुछ दिनों से दबाव में है, बट आज थोड़ी अच्छी खबर आ रही है इसके लिए। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो दीपांशु काफ़ी कमज़ोर दिखता है, और मुझे दिखाई पड़ता है चार्ट पर कि पिछले कुछ दिनों में एक पुल बैक भी हुआ
पुल बैक होने के बाद कल हमने देखा कि वापस से बिकवाली का दबाव हावी हुआ, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। अगर आज खबरें अच्छी हैं तो हो सकता है कुछ उछाल मिल जाए, और उछाल में मेरी राय में बेचा जाना चाहिए। 140 के ऊपर जाने की संभावना मुझे कम दिखती है, तो 140 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार आपको 125 126 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की राय। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की राय। देखते हैं किस तरह का एक्शन आज ये काउंटर आपको ट्रेड में भी दिखाएगा। एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है वोडाफोन में, क्योंकि खबर आ रही है कनाडा का फंड CDPQ जो वोडाफोन में इंडस टावर की 21% की हिस्सेदारी है वो खरीद सकता है। करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 11,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू इस स्टेक की आती है। बंसी जी, लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है 9 रुपए के आसपास, वोडाफोन पर कोई राय सर? दीपांशु, वोडाफोन में देखें तो नीचे में एक बेस बन रहा है ट्रेडिंग के नजरिए से, निवेश के नजरिए से नहीं, ट्रेडिंग के नजरिए से एक पुल बैक शायद देखने को मिल सकता है। 7 रुपए 70 पैसे 75 पैसे नीचे में एक सपोर्ट है, तो वहां का एक स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 11 रुपए 30 पैसे 11 रुपए 35 पैसे के एक टारगेट बैठते हैं। एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय है, बट डोंट फॉरगेट टू पुट द स्टॉप लॉस। 11 रुपए 20 पैसे 11 रुपए 30 पैसे आए तो निकलने की राय होगी। अच्छा, पढ़ने में बोलने में दोनों में भरपूर इंग्लिश की शुरुआत कर दी है। डोंट फॉरगेट टू पुट द स्टॉप लॉस। बंसल जी, कोई मतलब कहीं इंग्लिश चैनल में अगर आपको शो करने का इरादा हो तो बता दीजिए। हमारे भसीन साहब और बग्गा साहब बहुत बड़े फैन हैं, दोनों इंग्लिश चैनल्स के हैं, आपने कई बार सुना होगा। तो अगर आपको कोई सलाह मशवरा चाहिए, वैसा भी 9:50 पे आ भी रहे हैं। बग्गा साहब आज हमारे साथ हैं। इस वीक की शुरुआत में हमारे साथ शो नहीं कर पाए थे, लेकिन आज शो करेंगे। तो अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेनी हो तो ज़रूर उनसे संपर्क करें। हाँ, क्या बात, वागले साहब बड़े गजब के चमक रहे। जी 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 बंसल जी बताइए। हाँ नहीं अनिल जी, देखिए वो जैसे भसीन साहब बोलते हैं ना कि उनसे आधी उम्र के हैं, और वो भसीन सी बोलते हैं, अनिल जी वो नाम लेके बोलते हैं। नहीं, वो बग्गा साहब ने बोला था, वो बग्गा साहब ने बोला था, समझ में आती नहीं है वो। नहीं, बग्गा साहब ने बोला था कि उनके आधी उम्र के एंकर उनको अजय बोलते हैं, और भसीन साहब ने ये बोला था कि इंग्लिश चैनल के एंकर ज्ञान बहुत देते हैं, हमारी नहीं सुनते। हाँ, अब बताओ। नहीं, उन्होंने अनिल जी भसीन साहब ने एक चीज और बोली थी कि वो बेसिकली क्या है, वहां पर तेजी में मंदी ढूंढते हैं। हाँ। मंदी में तेजी ढूंढते हैं। हाँ। और अनिल जी मेरे साथ तो एक दुविधा है, वो जो कॉम्प्लेक्स वाली है ना अनिल जी, मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स वाली इंग्लिश बनने से जाना पड़ता है तो मैं कुणाल जी को आगे कर देता हूँ अनिल जी। कभी ऐसे काउंटर में जाना पड़े ना, मतलब कि, तो मैं कुणाल जी को आगे कर देता हूँ अनिल जी, मेरे बस का नहीं है अनिल जी। अब समझ में आया आपने कुणाल जी को रखा क्यों। पहले मुझे लगा कि चार्ट पे कुणाल जी मदद करते होंगे। कुणाल जी, चार्ट पे आपकी कोई जरूरत है नहीं, बंसल जी को खुद सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, बाकी चीज़ों के लिए आप लाइफ में उनका सपोर्ट करते रहे। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर जन्माष्टमी पे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी के बेस्ट विशेस। मेरा एक्चुअली स्टॉक रिपीटेटिव है, ऑलरेडी 2 बार कवर हो चुका है, इसके लिए मैं ज़्यादा कीन नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग कवर करेंगे तो वो बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कोटक बैंक एकदम मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर से निकल रहा है, तो आज चलेगा या अगले 1-2 दिन में चलेगा, अच्छी खासी वो आनी चाहिए। मुझे लगता है आज के दिन में ही 1950 के लेवल्स आने चाहिए। 1905 का क्लोज है, 1881 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 1950 तक के टारगेट्स में आज के दिन में देख रहा हूँ। आज नहीं आएगा तो मंडे आना चाहिए। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं वागले साहब को पिछले 15 साल से तो कम से कम देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। एक जमाने में एकदम वागले साहब क्लीन शेव्ड रहते थे, फिर उसके बाद एंजल में जब थे तो वो फ्रेंच बियर्ड रखते थे, है ना, वो उसमें बहुत शौकीन है। और अभी जैसे जैसे वागले साहब है ना एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, लुक एकदम मतलब गजब का आ रहा है एकदम। आप देखो आज मतलब क्या जच रहे हैं वागले साहब। आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं वागले साहब? अनिल जी, आपकी जो पार्टी ड्यू है वो आपकी तरफ से मैं दे देता हूँ, और मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मिशन सक्सेसफुल। आइए सुमित जी, सुप्रभात, हैप्पी जन्माष्टमी, बताएं सर पिक अपनी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी पैनलिस्ट को, और देश के सभी लोग जो भी हमें सुन रहे हैं उनको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी, जन्माष्टमी पीक के तौर पे मेरे पास जो स्टॉक है
वो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी तेजी बनेगी और पूरा सेक्टर एक तेजी में बना हुआ है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे चूज करना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है, स्टॉक ने एक तेजी की शुरुआत कर दी है, 200 डीएमए लेवल्स पे आ चुका है और स्टॉक अब यहाँ से आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट दे रहा हूँ 6700 के आसपास, या कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 6450 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 7000 से 7400 ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट 8000 प्लस के होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक में डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले 7000 से 7400 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से।